जय हिंद दोस्तों। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। उसी क्रम में हमने लगभग 1932 तक पूना पैक्ट बता दिया था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 1932 के बाद खासतौर से भारत शासन अधिनियम आया 1935 में, उससे लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक 1939 तक लगभग 4-5 सालों में क्या घटनाएं हुई। उसके साथ साथ हम थोड़ा सा पीछे से या आगे इसको जोड़ते भी रहेंगे कि कहाँ क्या घटनाओं की वजह से क्या असर पड़ा। तो हम इसमें चर्चा करते हैं भारत शासन अधिनियम। देखिए, 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ, उसके बाद उसके साथ साथ तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ 1930, 31 और 32 में। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था, जबकि भीमराव अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय जी वो अलग अलग, वो एक दलित चिंतक के रूप में और दूसरी हिंदू महासभा की ओर से गए थे। जब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश को लगा कि अब हमें कुछ और करना चाहिए, तो भारत शासन अधिनियम 1935 लेके आया, जिसके अंतर्गत क्या था, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति। 2-3 चीज़ें पूछी जाती है 1935 के जो अधिनियम आया उसके क्या फीचर थे। तो सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत कर दी गई। बस इतना याद रखना है। मैंने आपको बताया था द्वैत शासन में क्या होता है कि जो हस्तांतरित और साथ में आरक्षित, हस्तांतरित जो विषय होते हैं वो गवर्नर जनरल जो विधानसभा के प्रति मंत्री उत्तरदायी मंत्रियों के हाथ में दे देता है, और साथ में जो आरक्षित विषय होते हैं वो अपने पास रख लेता है, जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं। ये चीज़ें याद रखनी द्वैत शासन के लिए, ठीक है। तो इस कानून को लेकर के कांग्रेस का दृष्टिकोण था कि ये बेहद निराशाजनक है। इसमें भारतीयों की स्वतंत्रता के संबंध में, भारतीयों की एकता के संबंध में, भारतीयता के संबंध में कुछ भी नहीं है जिसकी प्रशंसा की जाए। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा रजवाड़ों के प्रतिनिधि का चुनाव के लिए बात की गई थी कि रजवाड़ों से भी कुछ प्रतिनिधि जो हैं वो संघीय विधायिका की सदस्य बन सकें। इसमें रजवाड़ों के प्रतिनिधि जनता द्वारा नहीं चुना जाता था, बल्कि शासन जो वहाँ की राजे रजवाड़े के जो शासक होते थे वो अपनी तरफ से किसी ना किसी को मनोनीत करते। तो कुछ थोड़ा सुधार वाले कदम उठाए गए, लेकिन कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो एक दूरदृष्टिकोण नाजीर पेश हो या मील का पत्थर साबित हो। तो कांग्रेस ने इसे एक निराशाजनक के रूप में ही माना, ठीक है। इसके साथ साथ 1935 के अधिनियम में चुनाव की घोषणा की गई थी, राज्यों में चुनाव होने थे। तो यद्यपि कांग्रेस जो थी वो 1935 के भारत शासन अधिनियम का समर्थन नहीं करती थी, लेकिन फिर इसने राज्यों में चुनाव में भाग लेने की घोषणा कर दी। इसके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में ये चुनाव एक तरह से लड़े गए राज्यों में। पहली बार देखिए कांग्रेस सीधा एक तरह से चुनाव में भाग ले रही। चुनाव ऐसा नहीं था उसमें वो नहीं होते थे, लेकिन उनका आज की तरह चुनाव नहीं होते थे कि पूरे 18 साल की मतदान। उसमें कुछ लिमिटेड लोग ही मत देते थे, या चुनाव प्रणाली बहुत पिछड़ी हुई थी। तो कांग्रेस ने जब ये इलेक्शन लड़ा तो कांग्रेस को 11 मंत्रिमंडल में से 11 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस की 7 में पूर्ण बहुमत की और 2 में अन्य दलों से मिलकर के सरकार बनाई। तो मतलब 9 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बना ली। इसके साथ साथ 2 राज्य जो बचे थे, खासतौर से बंगाल और पंजाब। अब आप यहाँ पे देखिए कि बंगाल और पंजाब में कांग्रेस की सरकार न बनना, और यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का बंगाल में और कृषक प्रजा पार्टी हुआ करती थी का मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार में। अब देखिए, बंगाल वाला रीजन मुस्लिम बाहुल, पंजाब वाला रीजन पीछे। आज का पंजाब की बात ना समझिए कि पंजाब आज के, उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पंजाब में शामिल था। तो कहीं ना कहीं ये हमें दिख नहीं रहा कि ये देश के बंटवारे की ओर हम भी जा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस को उन क्षेत्रों में समर्थन न मिलना, मुस्लिम लीग को समर्थन मिल जाना, और साथ साथ ही एक तरह से मुस्लिम कम्युनिज्म की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे, सांप्रदायिकता का विकास और कैसे होता है, ठीक है। तो कांग्रेस की प्रश्न पूछा था, कांग्रेस ने कितने राज्यों में सरकार बनाई। तो अगर ये प्रश्न आ जाता है कि कितने राज्यों में सरकार आई, तो हम 9 लिखेंगे। 7+2, 7 जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनी, और 2 राज्यों में उसने अलग अलग राजनीति दल के साथ समर्थन। ये पूछा जाता है किन राज्यों में सरकार नहीं बनी, तो बंगाल में और साथ में पंजाब वाले रीजन में सरकार नहीं बनी। किन की सरकार बनी, पंजाब में तो सरकार बनी थी कृषक समाज पार्टी और मुस्लिम लीग की, और बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी के सबने मैंने आपको बताया था 1925 में ही हो गई थी। तो याद रखना है। कांग्रेस मंत्रिमंडलों की बात करें तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो प्रचार किया था उसमें भारतीयों की एक तरह से स्वतंत्रता की बात की। उसकी पूर्ण स्वतंत्रता तो उसमें मिली नहीं थी, लेकिन काफ़ी कुछ कांग्रेस ने भी घोषणा कर दी थी कि हम आएंगे तो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और भारतीयता के प्रति एक
उचित कदम उठाएंगे। हम ये मतलब उनका पहचान था कि हम ब्रिटिश से कहीं ना कहीं भारतीयों को मुक्ति दिला देंगे। उस समय के मंत्रिमंडल देखिए, उस समय कांग्रेस के मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल थे उन्होंने अपना वेतन 500 रुपये घटा के कर दिया कि हम इससे ज़्यादा वेतन नहीं लेंगे। हमारी पीढ़ित जनता आज देखिए क्या होता है, लोकसभा विधानसभाओं के अंदर तुरंत वेतन बढ़ जाता है, 50,000 को 1 लाख कर लेंगे। लेकिन उस समय के जो मंत्रिमंडल थे अपना वेतन उन्होंने घटा लिया। ठीक है, एक सुचितापूर्ण राजनीति का एक अच्छा उदाहरण यहाँ पे, इसको कहीं भी इथिक्स में भी आप लिख सकते हैं इस पॉइंट को। उसके साथ वो लोग क्या करते थे, ज़्यादा भोग विलास से कोई मतलब नहीं, वो सामान्य जीवन जीते थे। इनके ट्रेन में भी ना जनरल बोगी जिसको आज कहते उससे सफ़र करते थे मंत्री उसमें। आजकल आप सोच सकते कोई मंत्री जनरल बोगी सफ़र करेगा, कभी नहीं। ईमानदारी जनसेवा का एक नैतिक मापदंड स्थापित किया कांग्रेस मंत्रिमंडल ने। कांग्रेस सरकारों ने नशाबंदी की घोषणा की, उसके साथ साथ और बहुत से कानून की कांग्रेस ने प्रयास किया कि जिन जमींदारी को हम किस तरीके से उन्मूलन करें, बेगारी प्रथा ख़त्म करें। उसके साथ साथ जो जातिवाद है उसको भी ख़त्म करने। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने एक अच्छी सोच के साथ कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के बुनियादी साम्राज्यवादी चरित्र को बदलने और एक नया युग आरंभ करने में यद्यपि बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन एक अच्छी कोशिश तो कांग्रेस ने मंत्रिमंडल ने की थी। इस कांग्रेस मंत्रिमंडल में देखिए जुलाई 1937 में ये कांग्रेस मंत्रिमंडल बना था और नवंबर 1939 में लगभग 28 महीने के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा। प्रश्न आया हुआ कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने आखिर इस्तीफा क्यों दे दिया। तो हुआ क्या था, उस समय क्या वायसराय हुआ करता लाल लिथगो ने क्या किया कि भारतीय लोगों की बिना सहमति के भारतीय सेना को ब्रिटिश जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी। वैसे तो जब कांग्रेस बनी थी 1885 में, तभी कांग्रेस ने ये घोषणा कर दी थी कि हमारा उद्देश्य ये है कि जो भारतीय संसाधन है, भारतीय सेना है, इसका इस्तेमाल ब्रिटिश अपने हितों में ना करे। भारतीय हकीकत तो यही हो रहा था कि भारतीय संसाधनों की लूट हो रही थी। इसी की वजह से कांग्रेस और ज़्यादा नाराज हो गई 1939 में और इसने इस्तीफा दे दिया। प्रश्न आया हुआ है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा क्यों दिया। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा इसलिए दिया था कि बिना भारतीयों की सहमति से ब्रिटिश सेना में भारतीयों का सम्मिलित कराया जाए ना, लाल लिथगो जिसमें वायसराय का नाम भी दे सकता है और कारण तो पूछा ही है। हम थोड़ा सा बढ़ते समाजवादी विचारों का प्रसार। देखिए समाजवाद मैंने आपको बताया भी था, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के जोड़ा गया। समाजवाद पंथनिरपेक्ष और अखंडता। उस समय के समाजवाद और आज के समाजवाद में अंतर है। उस समय का जो समाजवाद था, देखो उस समय कोई सरकारी विभाग तो इस तरह से थे नहीं कि कोई बहुत नियंत्रण रहता हो। बेकारी, मजदूरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब के बिगड़े हालात को देख करके पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी रुख की तरफ झुके कि पहले हमें सब कुछ सरकार के नियंत्रण में ही लेना चाहिए, सरकार के नियंत्रण में ही लेके काम करना चाहिए, फिर हम बाद में कभी उद्योगों की बात कर लेंगे। 1929 में कांग्रेस अमेरिका में बहुत बड़ी ग्रेट रिसेशन आया था, मंदी आई थी। मंदी का कारण ये था पूंजीवादी आर्थिक नीति। आज भी अमेरिका पूंजीवादी आर्थिक नीति का एक अच्छा उदाहरण है और रसिया जो है ये समाजवादी आर्थिक नीति का उदाहरण है। पूंजीवाद में क्या होता है, ज़्यादातर संसाधनों पर नियंत्रण, ज़्यादातर उद्योगों पर नियंत्रण, जगह ज़्यादा आर्थिक नीतियों पर नियंत्रण विशेष निजी व्यक्तियों का हुआ करता है। तो जब 1929 में ग्रेट रिसेशन आया अमेरिका में, उससे पंडित जवाहरलाल नेहरू का मन और ज़्यादा पहले उस समाजवादी विचारों के पहले भी थे तो उनको और अवसर दे दिया रूस की तरफ झुकने का। उस रिसेशन क्यों आया था, उसका कारण ये था कि बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने बैंकों से लोन ले लिया था और लोन को चुकता नहीं किया था, ये कारण है। पता रहना चाहिए, कभी कोई पूछ सकता है। उसके बाद उसमें इतनी बेरोजगारी आ गई कि जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका में लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तो इससे उस आर्थिक नीति से पंडित जवाहरलाल नेहरू तो पूरी तरह सचेत हो गए कि नहीं, पूंजीवादी जो है भारत के लिए ठीक नहीं। इसीलिए उन्हें समाजवादी रूस उसमें समाजवादी आर्थिक नीतियों का एक तरह से लीडर बना था। 1936 और 1929 और 1936 के बीच में पंचवर्षीय योजना लागू किया था। रूस ने 2 पंचवर्षीय योजना लागू की थी 1929 और 1936 के बीच में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पंचवर्षीय योजना से काफ़ी प्रभावित थे। उनका मानना था कि 5 वर्ष तक सरकार आर्थिक नीतियों का अपने अंदर में रखकर सार्वजनिक रूप से संचालित करे, जिससे कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं का जनता तक पहुंचाया जाए और जनता को लाभ दिया जाए।
जो भारत के संविधान में नीति निश्चित तत्व शामिल किए गए अनुच्छेद 36 से 51 थे, उनका उद्देश्य भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ये पिंटू, ये जो पॉइंट है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो कल्याणकारी विचारधारा थी वहीं से निकल के इन चीज़ों को थोड़ा लिंक करना है। ऐसे यूसीएससी एकदम ब्लैंक नहीं हो जाना है कि नहीं वो नीति, वहीं से ये विचार निकल के आया कि जब हम अगर देश आज़ाद होगा तो हम कुछ ऐसी नीतियाँ रखेंगे जो कल्याणकारी राज्य के उदाहरणों को सुनिश्चित कर सके। ठीक है, इस तरीके से समाजवाद की तरफ युवकों का, मजदूरों का, मतलब समाजवाद का यहाँ से आप मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि जो आज का समाजवाद है, आज का समाजवाद नहीं कुछ और है, लेकिन उस समय की गरीब, मजदूर, युवा, बेरोजगार, इन सबको हम सरकार की आर्थिक नीतियाँ के द्वारा कल्याणकार इनका कर सकें, इस तरीके की नीति बनानी है। तो इसको वामपंथी राजनीति भी कहते हैं। वामपंथ क्या, वामपंथ जो की राजनीति है ये मजदूरों की राजनीति है। बेसिकली उनका देखिए जो चुनाव चिन्ह क्या है, हंसिया और आज भी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, आज उसका भले ही उसके बड़े बड़े लीडर हैं जो हैं वामपंथ की विचारधारा को छोड़ दे, या वामपंथ का मतलब हो गया भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो अलग बात है, लेकिन उस समय का जो वामपंथ था उसका मतलब ये था कि मजदूरों को, ये जो एक तरीके से पीड़ित वर्ग है का नेतृत्व प्रदान किया जाए, ये था उस समय के वामपंथ का। इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू और साथ में सुभाष चंद्र बोस दोनों बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 1929, 36 और 37 की अध्यक्ष थे, कांग्रेस अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 1938 और 1939 में अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इन पांचों अधिवेशन में वामपंथ या समाजवाद की तरफ काफ़ी झुकाव रहा और मजदूरों, किसानों, गरीबों को साथ लेके कांग्रेस चलना चाहती थी। देखिए इससे क्या हुआ कि कांग्रेस का जो जनाधार है वो आम जनता तक भी लगातार पड़ रहा है। आम जनता या मजदूरों को ये लग रहा है कि हमारा नेतृत्व कांग्रेस ही कर सकती है। इसी बीच कुछ कांग्रेस के अध्यक्ष अधिवेशन हुए, उनके बारे में हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। 1931 में कांग्रेस को, देखिए मैंने 1929 में बता दिया था, जो महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन उसका बता 1929 में बता दिया था कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। लाहौर अधिवेशन 1929 में, उसके पहले 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता की थी मुख्तार अहमद अंसारी ने। ये दोनों 3-4 सेशन बहुत है। 1927 का सेशन जिसकी अध्यक्षता मुख्तार, इसमें सेशन और अध्यक्ष 3-4 याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों को मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। 1927 में कांग्रेस मद्रास अधिवेशन, जो आज तमिलनाडु चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, की अध्यक्षता की थी मुख्तार अहमद अंसारी ने। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मुख्तार अंसारी ने की। नंबर 1, दूसरी बात, इस अधिवेशन में ये घोषणा की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ध्यान रखना, एक पूर्ण स्वराज की मांग और पूर्ण स्वराज की घोषणा। पूर्ण स्वराज की मांग, प्रश्न आ सकता है, प्रश्न कभी ध्यान से देखिए कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई। देखिए 1929 कांग्रेस अधिवेशन लाहौर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1927 कांग्रेस अधिवेशन मद्रास, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। तो ध्यान रखना, अगर मांग की जाती तो पहली बार 1927 में मद्रास अधिवेशन में मुख्तार अहमद अंसारी जी की कांग्रेस की अध्यक्षता में पहली बार मांग की गई थी पूर्ण स्वराज की। देखिए मुख्तार, उस समय आपको थोड़ा जानकर आश्चर्य हो गया, मुख्तार अहमद अंसारी जो थे ये मुस्लिम लीग के भी प्रेसिडेंट थे। अब आप सोचेंगे कि अरे मुस्लिम लीग ने तो भारत के विभाजन में किया, तो कैसे ये प्रेसिडेंट बन गए। मैंने आपको बताया था 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो उस अधिवेशन में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और साथ में जो एक तरह से उग्रवादी थे या जो गर्मपंथ था, तीनों एक हो गए थे। तो इतनी ज़्यादा घनिष्ठता हो गई थी कि 1927 में कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष थे और कांग्रेस की भी अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी ने की थी। तो याद रखना, ठीक है। 1929 का अधिवेशन मैंने बताया था कि कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा ही कर दी कि हम पूर्ण स्वराज हो चुके हैं, तिरंगा भी फहरा दिया। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को इन्होंने घोषणा की थी कि अगले साल से 28 दिसंबर के आसपास कांग्रेस की सेशन हुआ करता, दिसंबर लास्ट के वीक में। उसके बाद ये कहा कि 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता का दिवस मनाएंगे। याद रखना है, पूर्ण स्वतंत्र, आज तो पूर्ण
गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, लेकिन इन्होंने घोषणा की थी 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वतंत्रता का दिवस मनाएंगे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को दिन को 15 अगस्त के दिन को स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित कर दिया गया। तो ये बातें याद रखनी, ठीक है। उसके बाद 1931 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें मूल अधिकारों की पहली बार बात की गई। भाई भारतीय होने के कारण, एक नागरिक, भारत का नागरिक होने के कारण हमें कुछ मूल अधिकार भी मिलने चाहिए नहीं। यही मूल अधिकार बाद में जाके संविधान का भाग बनेंगे। जब देश का संविधान लागू होगा, संविधान अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 कि इसमें जीवन की स्वतंत्रता हो गई, वक्तव्य बोलने की स्वतंत्रता हो गई, जाति धर्म लिंग भाषा क्षेत्र से उठ करके हमें अपने सभी मामलों में अवसर की स्वतंत्रता हो गई। ये सब मूल अधिकार जाके बाद में बनते हैं, ठीक है। उस समय तो इतनी बड़ी, उस समय तो यही था कि किस तरह भारतीयों को बेगारी से बचाया जाए, किस तरीकों को भारतीयों को जमींदारी के शोषण से बचाया जाए, किस तरीके से भारतीयों को ब्रिटिश शासन के एक तरह से तानाशाह से बचाया जाए, सूदखोरों के नियंत्रण से बाहर लाया जाए, जीवनव्यापी मजदूरों का जीवन को सुरक्षित किया जाए। तो ये हो गया 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। एक और कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो 1936 में फैजपुर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। फैजपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था। कोई पूछा जा सकता है पहली बार गांव में कौन सा अधिवेशन हुआ। फैजपुर अधिवेशन 1936 में किसने अध्यक्षता की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। और इसमें ये किया गया तो कृषि से संबंधित प्रयास किया गया कि हमें कृषि में सुधार करने की जरूरत है। ये हो गए। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं 1938 और 1939 के कांग्रेस के अध्यक्ष। तो हम मेन सारे कांग्रेस अध्यक्ष आपको क्लियर कर दें। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। ये जगह है हरिपुरा इन गुजरात। हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। यहाँ पे भी इन्होंने कोशिश किया कि हम समाजवादी नीति को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इनका भी मतलब जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनके विचार आर्थिक नीतियों को लेकर के काफ़ी कुछ मिलते जुलते थे। उसके बाद 1937 और 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इन्होंने हराया था इलेक्शन में, कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पट्टाभी सीतारमैया जी को। पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश से थे और उनका समर्थन किया था महात्मा गांधी जी ने। तो जब पट्टाभी सीतारमैया हार गए तो उन्होंने वक्तव्य दिया कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत हार है। वो सुभाष चंद्र बोस को एक तरह से कांग्रेस अध्यक्ष बनने नहीं देना चाहते, तो अपना कैंडिडेट बनाना चाहते थे। क्योंकि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करते थे, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिया कि अगर मेरे राष्ट्रपिता ही खुश नहीं है तो फिर मुझे कोई मतलब बनता नहीं। खैर बाद में देते हैं, लेकिन उनका सम्मान बहुत ज़्यादा था कि जब महात्मा गांधी खुश नहीं है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से, मेरे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से, तो फिर कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मेरा मतलब ही नहीं रहा। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसको बोलते त्रिपुरी संगठन, त्रिपुरी इन मध्य प्रदेश, ठीक है, हरिपुरा इन गुजरात, याद रखना है। 1934 में एक समाजवादी कांग्रेस की स्थापना होती जिसके अध्यक्ष आचार्य नारायण देव और जयप्रकाश। आचार्य नारायण देव तो मैंने आपको एक दो बार बताया भी था कि ये समाजवादी राजनीति से प्रेरित है। जयप्रकाश नारायण के बारे में तो संपूर्ण क्रांति को लगभग सभी को पता है। अभी कुछ दिनों पहले उनका जन्मतिथि भी मनाई गई, ठीक है। इस तरीके से हमने समाजवादी जो राजनीति, अब ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो भारतीय कांग्रेस का पूरे देश के एक लोगों में प्रभुत्व बढ़ रहा है और साथ में कांग्रेस अपनी आर्थिक नीतियां इस दिशा में ले जाना चाहती है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। हम किसानों और मजदूरों की बात कर लेते कि किसान भी एक बड़ी भूमिका रही है। खासतौर पर 1915 में महात्मा गांधी जी के आने के बाद उन्होंने तिनकटिया आंदोलन भी चलाया बिहार के चंपारण में, ठीक है। तो किसान कहीं ना कहीं से कांग्रेस की तरफ स्वाभाविक झुकाव बढ़ने लगा था। खासतौर पर उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की 1918 में। ये पूछा जा सकता है खासतौर से यूपी पीसीएस में कि 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना के समय कौन कौन से सदस्य थे, तो किसने की थी? गौरी शंकर मिश्र, नारायण द्विवेदी और पंडित मदन मोहन मालवीय, 3 लोगों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की थी। ये पूछा जा सकता है कि यही बोलिएगा उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1918 में, ठीक है।
किसानों ने भी काफ़ी कुछ संघर्ष किया देश की स्वतंत्रता में, काफ़ी अपना योगदान। महात्मा गांधी आने के बाद जब एक 1936 में लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना हुई थी और लखनऊ में हुई स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। पहली बात जो जितने भी अलग अलग ये गुजरात किसान सभा, उत्तर प्रदेश ने तो यूनाइटेड प्रोविंस अवध एंड आगरा था, ठीक है। इन सबका जो संगठन बनाया गया, इन सबको मिला करके अखिल भारतीय किसान संगठन बना दिया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिसकी अध्यक्षता की स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव बने थे एनजी रंगा। ये याद पूछा जा सकता है। इसी समय हम विश्व की घटनाओं की चर्चा करें तो विश्व में क्या हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध की लगभग तैयारी चल रही थी और ब्रिटिश 1938 के पास 39 के आसपास भारतीयों को शामिल करा दिया, भारतीय सेना को ब्रिटिश में, जिससे कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस अब भारतीयों को जगाने में लग गई। कांग्रेस का तो पहले भी मानना था कि ब्रिटिश को कभी भी भारतीय संसाधन का उपयोग, चाहे तो यूरोप में हो, चाहे तो एशिया में, या पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, भारतीय सेना का इस्तेमाल अपने औपनिवेशिक साधन को बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए और ना ही भारतीय सेना का उपयोग करना चाहिए भारतीय संसाधनों का उपयोग अपने निजी। तो ब्रिटिश भारतीय तो पहले भी अर्थशास्त्री विरोध करते रहे, लेकिन ब्रिटिश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी समय कांग्रेस ने क्या किया कि ब्रिटिश के जो केवल भारत में नहीं बल्कि बाहर भी जहाँ भी औपनिवेशिक स्थापना हो रही थी के विरोध के लिए कांग्रेस ने काफ़ी प्रयास किया। उस समय जापान का भी एक हिस्सा बहुत ज़्यादा था। द्वितीय विश्व में तो जापान ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। बाद में जापान पर हमले से ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म भी हो गया था। जापान ने क्या किया था, चीन पर हमला कर दिया था। तो चीन पर जब हमला कर दिया तो भारत ने इसका विरोध किया, तत्कालीन कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। याद रखना यहाँ पे, आज चीन भले इतिहास को भूल जाए लेकिन उस समय भारतीय सेना, भारतीय जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने चीन का समर्थन किया था। साथ में डॉक्टर एम अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल भी भेजा था, जो चीन के सैनिक घायल हो गए थे जापानी हमले में, को बचाव दल के लिए। तो ये याद रखना, कभी भारत चीन संबंधों की बात आए तो आप इसको लिख सकते हैं कि चीन आज भले ही भारतीय को अपना दुश्मन मानता हो, भारत को अपना दुश्मन मानता हो, वन बेल्ट वन रोड के द्वारा भारतीय संप्रभुता को चुनौती दे रहा हो, लेकिन वास्तव में भारत ने चीन की पहले भी मदद की और साथ में चीन ने धोखा दिया। भारत हिंदी चीनी भाई भाई का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। बाद में ये अलग बात 1954 में, और ये अलग बात है कि 1962 में चीन ने भारत पर एक तरफा आक्रमण कर दिया। भारत को स्थायी सदस्यता भी मिल रही थी, जो आज चीन भारत उसकी भी भारत ने चीन को ही सौंप दी थी। आज जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चीन सदस्य है, वास्तव में ये भारत की सीट थी, लेकिन क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचते थे कि भाई पड़ोसियों के साथ की चीन जैसे पड़ोसी एक मजबूत संबंध बनाया जा सके, इसलिए उन्होंने सौंप दी। तो ये जानना चाहिए, चीज़ें पता होना चाहिए, कहीं आप इसको लिख सकते हैं। ये अलग बात है कि भाई चीन हमेशा धोखा ही देता रहा है, पीठ में छुरा घोंपने का काम तो चीन ने हमेशा ही किया है, ठीक है। ये होगी। उसके थोड़ा रजवाड़ों की बात करते हैं। राजे रजवाड़े उसमें बहुत हुआ करते थे। उन 562 तो रियासतें थी जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शामिल कर। तो रजवाड़ों को लेकर के देखिए, रजवाड़े क्या थे, एक किसी व्यक्ति विशेष का शासन हुआ करता था एक छोटे से इलाके में। मान लीजिए जितना संसदीय लोकसभा क्षेत्र है या विधानसभा क्षेत्र, छोटे छोटे, लेकिन यहाँ पे दमन बहुत बड़े होते थे। किसानों का दमन होता था, मजदूरों का दमन होता था, उसके साथ साथ दास प्रणाली थी, महिलाओं पे अत्याचार होना। ये रजवाड़ों की एक संस्कृति भी, एक तरह से उनका कुसंस्कृति विकसित कर ली थी उन्होंने, क्योंकि रजवाड़े थे ये ब्रिटिश के लिए तूफान के रोकने का काम करते थे, इसलिए ब्रिटिश इनको संरक्षण। तो पूरे स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी रजवाड़े थे, इन्होंने खुले मन से कभी भी ज़्यादा समर्थन नहीं किया। उनका मानना था अगर देश में से ब्रिटिश चले गए तो हमारी रजवाड़ी पन चला जाएगा, इसका मतलब। लेकिन बाद में क्या हुआ कि रजवाड़ों के समर्थन के लिए कांग्रेस ने भी काफ़ी प्रयास किए और ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस की स्थापना भी की गई कि रजवाड़ों को भी एक मंच पे लाया जाए। कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू को 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुने। मगर रजवाड़ों का जो संगठन है उनका अध्यक्ष चुना गया जवाहरलाल नेहरू को, पंडित, जो कि कांग्रेस की तो बड़ी लीडर थी।
इसी के साथ एक बटलर समिति बना था 2017 में प्रश्न आया, तो बटलर समिति संबंधित है। तो राज्य रजवाड़ों का और भारतीय सरकार के बीच संबंध, राज्यों और भारतीय सरकार के बीच संबंध ये देखना, राज्यों का बेसिकली मतलब वहाँ राज्य रजवाड़ों से ही था। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस लगभग वीडियो में हमने कई चीज़ें समझ ली। जी गोलमेज सम्मेलन के बाद से लेकर के हम राज्य रजवाड़ों तक चले गए। उसके बाद हमने भारत शासन अधिनियम की बात की, चुनौतियों की बात की, उसके बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना की बात की, कांग्रेस के मंत्रिमंडल के इस्तीफे की बात की, उसके साथ साथ कांग्रेस का क्या दृष्टिकोण है आर्थिक नीतियों के मामले में, और कांग्रेस का देश का दृष्टिकोण है कि भविष्य में राजनीति क्या होगी। तो इस तरीके से ये वीडियो आप देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग आगे वीडियो में चलेंगे सांप्रदायिकता का विकास, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब हम धीरे धीरे करके द्वितीय विश्व युद्ध करके महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हम स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और साथ में आधुनिक भारत का इतिहास भी समाप्ति की ओर है। थैंक यू।